साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको सिंधु नदी जल समझौते के बारे में बताऊंगा, जो आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, सबसे पहले मैं सिंधु नदी के बारे में बताता हूँ। ये जो सिंधु नदी है, ये 3000 किलोमीटर से भी लंबी नदी है, गंगा नदी से भी ज्यादा लंबी नदी है। और ये सिंधु नदी चीन में तिब्बत के पठार से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसी से आप समझिए कि सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, और हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ा, प्राचीन काल से इंडिया है, आज तक इंडिया है, वो इंडस नदी के नाम पर ही पड़ा। मतलब सिंधु नदी ने हमारे देश को नाम दिया है। और जो हिंदू कहे जाते हैं, वो भी सिंधु की वजह से ही कहे जाते हैं, क्योंकि जो विदेशी लोग थे वो सिंधु का उच्चारण ठीक नहीं कर पाते थे, तो सौ को वो हौ बोलते थे, और सिंधु किनारे रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहने लगे थे। मतलब ये कि हमारे मुल्क का नाम भी सिंधु नदी से आया है। और जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब को माना जाता है, हिंदू धर्म को, वो भी सिंधु नदी से ही आया है, उसका भी नाम। बचपन में आप सबने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, इतिहास की किताबों में हम सबको स्कूल में पढ़ाया जाता था। आज से कई हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी, और उसमें बड़े बड़े शहर हुए, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, हड़प्पा जैसे शहर। आज भी जब जो हड़प्पा की खुदाई हुई है, तो लोग देख के चकित हो गए हैं कि उसमें कितनी शानदार व्यवस्था थी, सड़कों की, नालियों की, ये सब की। तो ये जो सिंधु नदी है, ये हजारों सालों से बहती आई है, और इसकी घाटी में बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इस नदी के पानी को लेकर समझिए भिड़ गए, और इसके जल के बंटवारा को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो होना ही था। तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की। विश्व बैंक जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका काम है विकासशील मुल्कों की तरक्की करना। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ बैठाकर हम लोग इस समस्या का हल निकालेंगे। और काफी लंबी बातचीत हुई, बहुत ये जटिल मामला था, और अंत में जाकर 1960 में 1960 में कराची शहर में सिंधु नदी के जल समझौते पर दस्तखत हुए। हिंदुस्तान की ओर से दस्तखत किया उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पाकिस्तान की ओर से दस्तखत किया जो वहां उस समय के राष्ट्रपति थे, अयूब खान ने। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जब अलग देश बना था, तो कराची ही पाकिस्तान की राजधानी थी, पाकिस्तान का कैपिटल था। और आज इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान की, लेकिन कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और बहुत बड़ा बंदरगाह है। तो उसी कराची शहर में दस्तखत हुए ये सिंधु नदी के जल समझौते पर। अब ये जल समझौता है तो बहुत जटिल, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ इस समझौते की बातें। वो ये है कि इसमें भारत के हिस्से भारत के हिस्से 3 पूर्वी नदियों का पानी आया। ये पूर्वी नदियां हैं रावी, सतलज और व्यास। तो इन 3 पूर्वी नदियों का पानी हिंदुस्तान के हिस्से में आया, और 3 पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये 3 पश्चिमी नदियां कही गई सिंधु, चिनाब और झेलम। तो इस तरह से इन 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। और कुल मिलाकर हम देखें, यदि सारी नदियों के पानी को मिलाकर देखें, तो 70% जो पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, और 30% जो पानी था वो
हिंदुस्तान के हिस्से में आया। इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एक कमीशन की स्थापना की गई और ये भी उसमें एक बात कही गई कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान कोई भी मुल्क इसको एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता है। इसमें ये भी कहा गया कि कोई भी जो आंकड़े होंगे नदियों के बारे में, नदियों का क्या जल स्तर है, उस पर क्या काम हो रहा है, कौन डैम बन रहा है, कौन बांध बन रहा है, ये सारी बातें दोनों मुल्क आपस में साझा करेंगे। इस समझौते के बाद बहुत सारे बांध वगैरह बने, बहुत सारे बिजली घर वगैरह बने इन नदियों पर, तो दोनों मुल्कों की रजामंदी से बने। सिंधु नदी जल समझौता जो है उसको दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में माना जाता है। जब भी पानी के बंटवारे की बात होती है तो पूरी दुनिया में सिंधु नदी के समझौते की बात की जाती है। और उसके बाद इस समझौते के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दो बड़ी-बड़ी जंग हुई 1965 में और 1971 में। फिर 1999 में कारगिल की छोटी-मोटी लड़ाई भी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों मुल्कों ने इस समझौते की पूरी इज्जत दी और ये समझौता बहुत अच्छी तरह चलता रहा। अभी हाल में क्यों ये चर्चा में आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ रोज पहले कश्मीर घाटी के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और दहशतगर्दों ने 28 बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बहुत गम हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसके बाद मोदी सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, सुरक्षा मामलों पर जो कैबिनेट समिति होती है, और उसने कहा कि सिंधु नदी के जल समझौते को निलंबित किया जाता है। ये बात ध्यान देने की है, समझौता को रद्द नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सड़क पर भांगड़ा कर रहे हैं कि सिंधु जल समझौता तो भारत ने रद्द कर दिया। वो रद्द हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समझौते में ही ये क्लॉज है कि कोई भी देश अकेले एक तरफा उसको रद्द नहीं कर सकता है। इसलिए इसको निलंबित किया गया है, एबेयंस में रखा गया है। ये बात जानने की है। और उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए आजकल बहुत सारे मीडिया और टीवी चैनल्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत अधकचरा ज्ञान बांटते हैं, बिना समझे बांटते हैं। अभी मैं देख रहा था कोई चैनल चला रहा है कि बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, कोई कह रहा है कि मर गया पाकिस्तान प्यासा, कोई कुछ कोई कुछ। देखिए सिंधु नदी कोई आपके रसोई घर का नल नहीं है कि आप जाकर टोटी बंद कर देंगे और पानी बहना बंद हो जाएगा। मैंने कहा कि वो गंगा से भी लंबी नदी है और उसका पानी रोकना इतना आसान नहीं है। उसका पानी रोकने के लिए बड़े-बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भाखड़ा नांगल जैसे बड़े-बड़े बांध बनाने पड़ेंगे, यदि पूरी तरह पानी रोकना है, और उन बांधों के बनने में कम से कम 20 साल 25 साल लग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी मुल्क का पानी रुकने से आपका अपना भी नुकसान हो सकता है। मान लीजिए पानी बिल्कुल रोक दिया जाता है पानी, तो वो हिंदुस्तान के हिस्से में बाढ़ आ सकती है, सैलाब का खतरा रहता है। तो ये भी पानी रोकने पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पानी रोकने का खेल होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इस खेल को आपके दुश्मन भी खेल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं एक बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में पूरी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आती कहाँ से है? ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बहकर भारत में प्रवेश करती है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन जो है वो पाकिस्तान का सहयोगी है, साथी है। इसलिए पाकिस्तान चाहे तो सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करने के विरोध में चीन से कहकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रुकवा सकता है। अगर ऐसा हो गया, चीन भी एक बड़ी शक्ति है, बड़ी महाशक्ति है, तो फिर भारतीय राज्य जो है असम, असम में सूखा का संकट खड़ा हो सकता है। तो संक्षेप में कहने का मेरा ये मतलब है कि सिंधु नदी जल समझौते को दोनों मुल्कों को उसको इज्जत करनी चाहिए। एक तरफा यदि भारत उसको निलंबित भी करता है तो इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बुरा असर पड़ेगा, और उसके बाद हिंदुस्तान के साथ समझौता करने में कोई भी देश हिचकेगा कि ये देश एक तरफा कभी भी समझौते को निलंबित कर सकता है। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख का सवाल है।
असल मसला ये है कि जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर। सभी मोर्चों पर फेल हुए हैं, आंतरिक सुरक्षा भी इसमें से एक मोर्चा है। और नरेंद्र मोदी की पहचान सरेंडर मोदी के रूप में हो चुकी है। चीन ने भी गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख पर, और मोदी की बोलती बंद है। मोदी ये दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी की दौलत बढ़े, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े। और अब जब एक इतना बड़ा कांड हो गया, पहलगाम कांड, इसके पहले भी पुलवामा कांड 2019 में हुआ था, तो मोदी की बिल्कुल फजीहत हुई है। लोग कह रहे हैं कि अरे मोदी जी, आपने तो 2016 में ही कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो उसका क्या हुआ? तो ये सब सवाल उठने लगे हैं। तो अब मोदी को अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ-कुछ बहादुरी दिखानी पड़ती है। उसी बहादुरी की कड़ी में ये सिंधु नदी जल समझौता निलंबित किया गया। देखिए, आतंकियों से लड़ने का बस एकमात्र रास्ता है कि आप उनको घर में घुस के मारिए। जैसा अमेरिका ने किया था ओसामा बिन लादेन के साथ। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला किया था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार डाला था अपने कमांडो के द्वारा। लेकिन ये औकात तो मोदी में है नहीं। ये 56 इंच का सीना तो बस चिल्लाने के लिए है। 56 इंच का सीना तो फिर सिर्फ गोदी मीडिया के लिए है। ये औकात नहीं है मोदी में कि वो आतंकियों को मारे, तो वो इधर-उधर का काम करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।